हेलो स्टूडेंट, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है फ्लूइड प्रेशर। अब तक हम क्या थे, हम 11th क्लास की फ़िज़िक्स का पार्ट 1 देख रहे थे, लेकिन आज से हम स्टार्ट करेंगे फ़िज़िक्स का पार्ट 1 11th क्लास का ही। इसमें जो हम कवर करेंगे वो करेंगे सेकंड चैप्टर, जो एनसीईआरटी की बुक में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के नाम से दिया है। तो इसका जो फर्स्ट पोर्शन है वो आता है फ्लूइड प्रेशर। तो फ्लूइड प्रेशर में सबसे पहले हम फ्लूइड के बारे में देख लेते हैं। फ्लूइड क्या होता है भाई? फ्लूइड ऐसा ऐसा सब्सटेंस होता है। फ्लूइड को हिंदी में कहते हैं तरल। तरल यानी कि जो गीला कर दे वो तरल होता है। जो गीला कर दे नॉर्मली वो तरल होता है। ये जो फ्लो करता है, जो बहता है, जिसमें बहने का गुण होता हो, उसे हम फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, वो फ्लूइड होता है। तो सबसे पहले हम इसमें फ्लूइड की बात कर लेते हैं। तो जो हमारे पास में सब्सटेंस होते हैं, जो हमारे पदार्थ होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इनमें से सॉलिड को छोड़ दें तो जो लिक्विड और गैसेस हैं वो फ्लूइड होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये किसी भी कंटेनर में अगर हम इन्हें डाल देते हैं तो ये क्या करते हैं, उसकी जो दीवारें होती हैं उन पे प्रेशर डालते हैं। तो उसी को हम फ्लूइड प्रेशर कह देते हैं। फ्लूइड फ्लूइड प्रेशर कह देते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम प्रेशर के बारे में देखेंगे। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर पर यूनिट एरिया फोर्स अप्लाई, अर्थात एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित किया गया बल वो प्रेशर हो जाता है। वो प्रेशर हो जाएगा, यानी कि बल, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल को अगर हम 1 मीटर स्क्वायर कर दें तो जो दाब है वो बल के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम द्रव दाब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर फ्लूइड प्रेशर। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का पार्ट है, फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, देखिए ये होता फ्लूइड प्रेशर यानी कि तरल दाब। अगर एक बर्तन में द्रव भरा हो तो उसकी दीवारों पे ये दाब डालेगा, तो इसे हम तरल दाब कह देंगे। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग देखते हैं अब इसमें, आगे चलते हैं। चलिए चैप्टर पे चलते हैं। इसके बाद में चैप्टर आपके सामने है, चैप्टर नंबर 2 तरल दाब या श्यानता को इंग्लिश में विस्कोसिटी कह देते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हेडिंग जो इसमें आएगी वो आएगी तरल दाब तथा द्रव स्थितिकी। तरल दाब तथा द्रव स्थितिकी, तो जैसे मैंने बताया था वही पदार्थ को हम 3 भागों में बांट देते हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। तरल कौन से पदार्थ होते हैं? जिनमें बहने का गुण पाया जाता है वो तरल होते हैं। अतः द्रव और गैस दोनों ही क्या है? दोनों पदार्थ ही तरल हैं। दोनों पदार्थ तरल हो जाते हैं। तो द्रव और गैस दोनों ही क्या है? दोनों ही तरल हो जाते हैं। तो द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका एक निश्चित आयतन होता है, लेकिन इनका क्या है? इनका निश्चित आकार नहीं होता है। जबकि गैस की न तो निश्चित आकृति होती है और न ही आकार होता है। ये चीज़ें हमने पढ़ रखी है 9th क्लास में। 9th में सारी चीज़ें देखी है। ठीक है, फिर भी एक बार आ जाती है, देखते रहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जिस बर्तन में इन्हें डाला जाए ये उसका रूप ग्रहण कर लेती हैं। तरल उन दीवारों पर जिनके द्वारा घेरे गए हैं दाब डालते हैं। ठीक है, अब द्रव स्थिति की बात कर लेते हैं। द्रव स्थिति क्या होती है? भौतिक विज्ञान की ये एक ब्रांच हो जाती है जिसमें हम बाह्य बलों तथा तरल के दाब के प्रभाव से वस्तुओं की साम्यावस्था का अध्ययन करते हैं। इसे हम कह देते हैं द्रव स्थितिकी। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है। भाई यहाँ से आपको तरल जो होता है, तरल वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तरल क्या है? द्रव और गैस, इन दोनों को हम तरल कह देते हैं। इन्हें नाम दिया गया है फ्लूइड या तरल। ठीक, तरल। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा दाब, जिसे कह देते हैं प्रेशर। तो इसकी डेफिनेशन आप सबने पढ़ रखी है 9th क्लास में। तो दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है। जैसे मैंने बताया था, अगर हम क्षेत्रफल को 1 मीटर स्क्वायर कर दें तो दाब बल के बराबर हो जाएगा। अर्थात किसी वस्तु
के एकांक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। दाब कहलाता है, यही मैंने लिखा है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबित बल को दाब कहते हैं। ठीक है। यदि क्षेत्रफल बहुत छोटा हो जाए, सूक्ष्म हो जाए, तो लिमिट आ जाती है, जैसी हमने गति की समीकरणों में देखी थी। लिमिट आ जाएगी डेल्टा ए टेंड्स टू 0, तो डेल्टा एफ अपॉन में डेल्टा ए आएगा। अब यहाँ पे P इक्वल डी एफ अपॉन में डी ए हो जाएगा। इसका मात्रक क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बल के लिए न्यूटन और क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर। इसका एक अन्य मात्रक भी होता है जिसे हम पास्कल कह देते हैं, पास्कल। क्योंकि जो हमारे द्रव थे इनमें जो दाब लगता है, इसके बारे में जो अच्छे से बताया था वो पास्कल नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही बताया था। ठीक है। इसके अलावा और भी मात्रक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सारे मात्रक आपको याद रखने हैं। आगे चलता है। देखिए दाब के अन्य मात्रक आ जाते हैं। दाब के अन्य मात्रक आ जाते हैं जिनमें पहला आता है सेंटीमीटर बार आता है और मिली बार आता है। तो जो एक सेंटीमीटर पारा है, पारा, तो पारा किसके इक्वल होता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। और जो एक बार होता है वो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल के इक्वल हो जाता है। और एक मिली बार 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। मिली बार यानी कि 10⁻³ और जब यहाँ से -3 हुई तो प्लस की 2 बची। और एक होता है वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब की वैल्यू आपको याद रखनी है। वायुमंडलीय दाब 1.013 मिली बार होता है। 1 नहीं, पॉइंट नहीं आएगा इसमें, 1013 मिली बार हो जाएगा। 1.013 ये बार होता है और ये 76 सेंटीमीटर पारा होता है। ठीक है। तो ये दाब के अन्य मात्रक हो जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें द्रव का दाब। तो द्रव क्या है, जिस बर्तन में होता है उसकी दीवारों पर दाब डालता है, इसे हम द्रव दाब कह देते हैं। ठीक है। और इसमें अणुगति सिद्धांत आ जाता है। अणुगति सिद्धांत के आधार पर हम दाब की व्याख्या कर देते हैं। देखिए, प्रत्येक द्रव उसको रखने वाले बर्तन की दीवारों पर एक दाब डालता है, जिसे द्रव दाब कहते हैं। द्रव दाब कह देते हैं। यह दाब सदैव बर्तन के तल के अभिलंबित कार्य करता है। बर्तन के तल के अभिलंबित कार्य करता है, जैसा हमने डायग्राम में देखा था। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। आप देखिए, ये हमारे पास में बर्तन है, तो जो दाब होगा बर्तन की दीवारों के अभिलंबित कार्य करेगा। ये बर्तन की दीवारें हैं, ये, और ये दाब है जो नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये अभिलंबित कार्य कर रहा है, तो इसे हमने नाम दे दिया द्रव दाब। द्रव दाब। इसके बाद क्या है, आणविक मॉडल के आधार पर द्रव दाब की व्याख्या करते हैं। तो द्रव में क्या होता है, द्रव में बहुत सारे छोटे छोटे अणु होते हैं, छोटे छोटे अणु होते हैं, और ये क्या है, ये इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। टकराते हैं तो ये अपनी ऊर्जा दूसरे को दे देते हैं, तो जो दूसरा वाला अणु होता है वो इस तरफ भागने लगता है और फिर क्या करता है, वो बर्तन की दीवार पर दाब डालना शुरू कर देता है। ये आणविक मॉडल के आधार पर दाब की व्याख्या हो जाती है। आणविक मॉडल के आधार पर। चलिए थियोरेटिकली देख लेते हैं इसे। बेटा एक बात और, ये डायग्राम आपको ड्रॉ कर लेना है। द्रव दाब के बाद में ये डायग्राम एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना। ठीक है। देखिए, आणविक मॉडल के आधार पर द्रव दाब की व्याख्या तो क्या है, प्रत्येक द्रव अणुओं से मिलकर बना है। छोटे छोटे अणु होते हैं, जैसे मैंने बताया था। द्रव के अणु परस्पर आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। द्रव में आकर्षण बल इतना कम हो जाता है कि द्रव के जो अणु होते हैं द्रव की सीमा के भीतर, यानी कि द्रव की सीमा के भीतर ही रहते हैं। जो द्रव होता है, मान सपोज करो ये द्रव है, तो इसी के अंदर घूमते रहेंगे। तो ये क्या है, ये द्रव की सीमा है। भीतर विभिन्न दिशाओं में लगातार टकराते रहते हैं। इन टक्करों के फलस्वरूप अणुओं के संवेग में परिवर्तन होता है तथा वे बर्तन की दीवारों पर बल आरोपित करते हैं। दीवार के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर द्रव द्वारा आरोपित जो बल होता है उसी को हम द्रव दाब कह देते हैं। ठीक है। यह आणविक मॉडल के आधार पर द्रव दाब की व्याख्या है। अगर पेपर में द्रव दाब पूछा जाए तो द्रव दाब जो ऊपर लिखा है ये वाला, इतना ही लिख देना है आपको।
ये समझाने के लिए मैंने लिख दिया था ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा तरल स्तंभ के कारण दाग। ठीक है, ओके।